कैसे छोटी छोटी चीजें हमारी मूड को बदल सकती है। लेकिन जैसे ही एक कौवे ने अपने पूरे बॉडी से स्नो झाड़े, डेफिनेटली बता दूं 100% इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे हैंड रिटन पूरा पोम दे रखा है, हम पढ़ते साथ साथ में मेरे पढ़ना। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, और बहुत ही इजी है तो जरूर याद कर लेना। हेलो डीएसएल स्कूल टॉपर के मेंबर्स, आपका वापस से वेलकम है इस चैनल पे। और जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि पार्ट 2 हमने आपको अ लेटर टू गॉड का सारा समरी एंड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब दे दिए। अब मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं फर्स्ट पोम की तरफ। जी हाँ, फर्स्ट पोम आपको पता ही है फर्स्ट पोम क्या है, वो है डस्ट ऑफ स्नो। मेरे ऊपर भी लिखा है डस्ट ऑफ स्नो, जो कि किसने लिखा है ये पोएम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बहुत सुना होगा कि वो बहुत ही एक अच्छे पोएट थे और रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही फेमस है अपने पोएट्स की वजह से, राइट? तो ऐसे ही आप उनके बारे में भी थोड़ा उनका बायोग्राफी जान सकते हो। गूगल एक माध्यम है जिससे आप उनकी बायोग्राफी जान सकते हो, राइट? तो हम चलते हैं डस्ट ऑफ स्नो की तरफ से। हम एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे इस पोम में है क्या। वैसे पोम की तरफ जाने से पहले मैं आपको छोटा सा चीज बता देती हूँ जो इस पोम में मेंशन है कि कैसे छोटी छोटी चीजें हमारी मूड को बदल सकती है। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ही देख लो, उन्होंने ये पोम लिखा डस्ट ऑफ स्नो। अब डस्ट ऑफ स्नो में जो स्पीकर है, कैसे उसका दिन बहुत ग्लूमी सा था, वो खुद भी बहुत ग्लूमी सा था। ग्लूमी का मतलब दुखी, अपसेट, सैड। वो बहुत ज्यादा सैड था। लेकिन जैसे ही एक कौवे ने अपने पूरे बॉडी से स्नो झाड़े, ऐसे करके झाड़े अपने स्नो, वो स्नो जब स्पीकर पे गिरा तो उसको उसने कैसे पॉजिटिव वे में लिया और उसने उसका कैसे मूड बदल गया। तो आइए पोएम में चलते हैं। मैंने यहाँ पे हैंड रिटन पूरा पोएम दे रखे हैं, हम पढ़ते साथ साथ में मेरे पढ़ना। The way a crow shook down on me, क्या कह रहा है लाइन? The way a crow shook down on me, कैसे पोएट समझा रहा है हमें कि एक कौवा, उसने एक कौवे को ले लिया, एक सिंपल सा ब्लैक बर्ड, ब्लैक क्रो को ले लिया हमारे सामने, और वो क्या कर रहा है? क्रो का एक्शन क्या है? वो शुक कर रहा है। मैं एक सेकंड कलर चेंज कर देती हूँ आप लोग के लिए समझने में इजी हो। ये जो क्रो उसने एक ले लिया, क्रो हो गया, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है? उसका एक्शन क्या है? क्रो का एक्शन क्या है कि वो शुक कर रहा है। शुक पास्ट टेंस में है, इसका प्रेजेंट हो जाएगा शेक, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? आगे बढ़ते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, यहाँ पे क्या बोल रहा है पोएट? द वे अ क्रो, कैसे कौवा मेरे ऊपर अपने सारे बर्फ झाड़ रहा है, मेरे ऊपर शुक कर रहा है, शुक डाउन ऑन मी, राइट? द डस्ट ऑफ स्नो, अभी मैंने बोला कैसे मेरे ऊपर झाड़ रहा है। वो क्या झाड़ रहा है? जैसे हम गिर जाते हैं या हम कहीं बैठे होते हैं, मिट्टी रेत वगैरह, तो कैसे उठ के हम ऐसे झाड़ने लगते हैं, वैसे ही सेम क्रो भी कर रहा था कि उसके ऊपर डस्ट, जो डस्ट है वो स्नो था। अब जब स्नोफॉल होती है तो ऐसे नहीं कि वो बहुत बड़े बड़े गोले में होती है, वो छोटे छोटे बारिश की बूंदों में भी स्नोफॉल्स होती है, ठीक है। तो वो डस्ट को अपने पूरे पंख से, अपने पूरे बॉडी से ऐसे करके झाड़ रहा था। फिर क्या हुआ? द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब जो डस्ट ऑफ स्नो था जो की बॉडी में था, जब उसने शेक किया, जब वो गिरा, तो वो कहाँ से गिरा? एक हेमलॉक ट्री से गिरा। यहाँ पे हेमलॉक ट्री। अब आप लोग सोच रहे हो मैम हेमलॉक है क्या? हेमलॉक ट्री एक बहुत ही पॉइजनस ट्री है, बहुत ही एक जहरीला ट्री है। जी हाँ, बहुत ही एक जहरीला पेड़ है वो, ठीक है। उसके ऊपर कौवा बैठा था। यूजुअली एक पेड़, उसके ऊपर अगर कौवा बैठे तो उसको बहुत नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या किया? इस जगह पे उसने एक कौवे को और हेमलॉक ट्री को बहुत एक पॉजिटिव एक इम्पैक्ट छोड़ा है। कैसे बताया है कि इस छोटी सी चीज ने, ठीक है, इस छोटी सी चीज को देखकर कैसे किसी का मूड बदल सकता है, राइट? तो हेमलॉक ट्री क्या है? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक बहुत ही जहरीला पेड़ है, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो देखता है, उसका पोएट का मूड बहुत ही ग्लूमी सा रहता है, बहुत सैड रहता है, बहुत अपसेट रहता है। तो वो जा रहा होता है, रास्ते में क्या पड़ता है उसने, वो देखते है कौवा हेमलॉक ट्री पे बैठा है, जहरीले पेड़ पे बैठा है, ठीक है। वहां से वो अपने बॉडी के जो स्नो वाले डस्ट है वो ऐसे ऐसे करके झाड़ रहा है, और वो जो भी डस्ट है वो किसके ऊपर गिर रहे हैं? स्पीकर के ऊपर गिर रहे हैं, ठीक है। और कैसे वो मूड चेंज करता है, वहां पढ़ रहे हैं। हैज गिवन माई हार्ट, ये छोटा सा
सीन जो है कौवा का हेमलॉक ट्री पे बैठ के अपने आप को झाड़ना और वो जो स्नो है स्पीकर के ऊपर गिरना, ये छोटी सी चीज कैसे उसके स्पीकर के दिल में बैठ गई है। ठीक है, अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट। अब जैसे कि वो, अब मैं बता नहीं सकती वो कौन से था, वो दोपहर में चल रहा था या शाम में चल रहा था या दिन में चल रहा था, लेकिन वो यहाँ पे एंड सेव्ड सम पार्ट मतलब उसका दिन अभी पूरा होना बाकी था, तो वो थोड़ा सा दिन जो बाकी था उसके लिए उसने उसका मूड चेंज कर दिया। ये जो सीन था, कौवा हेमलॉक ट्री पे बैठा है अपना डस्ट झाड़ रहा है, ठीक है, तो कैसे स्पीकर का उसने मूड बदल दिया। मूड कैसा था मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, पोएट का मूड था बहुत ग्लूमी, बहुत सैड, बहुत अपसेट। फिर ये सीन देख के पोएट का मूड क्या हो गया, चेंज हो गया, बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगी लेकिन बहुत नेगेटिव थिंकिंग चल रही थी उनके दिमाग में। फिर क्या हुआ, फिर वो पॉजिटिव में बदल गए। राइट, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। राइट, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। यहाँ पे र्यूड का मतलब है क्या है, हेल्ड अ रिग्रेट। क्या है, हेल्ड अ रिग्रेट। हेल्ड, सही से लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे र्यूड का मतलब है हेल्ड अ रिग्रेट। मतलब स्पीकर को ऐसा फील हुआ कि शायद से उसका बाकी भी दिन ऐसी दुखी में जाने वाला है, ऐसे ही जाने वाला है, लेकिन वो गलत था। एक छोटे से एक्शन की वजह से उसका क्या हुआ, मूड चेंज हो गया, उसका मूड हैप्पी हो गया, वो बहुत पॉजिटिव हो गया। अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं, ये पोम बहुत छोटा जरूर है, मीनिंग बहुत इजी तो जरूर है, इसका सिंबल्स अगर हम पढ़े, सिंबोलिज्म अगर हम पढ़े, तो ये जो स्पेसिफिकली जो सीन है आपका, shook down on me the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। राइट, ये जो फर्स्ट के जो 4 लाइन है वहां पे सीन आपको एक्सप्लेन कर दे रहा है कि कैसे कौवा एक पॉइजनस ट्री में बैठा है, जहरीले पेड़ पे बैठा है, उसने कुछ नहीं किया, स्पीकर वहां से गुजर रहा था, तो क्या हुआ, कौवा अपना नॉर्मली जैसे हम मिट्टी ऐसे झाड़ते वैसे जो स्नो के डस्ट थे वो वैसे ही झाड़ रहा था। अब वो स्नो का डस्ट कहाँ गिरा, स्पीकर पे गिरा। फिर ऑब्वियसली स्पीकर ऊपर देखा कि अरे उस जहरीले पेड़ पे तो कौवा बैठा है, और उसने अपना ऐसे करके बॉडी झाड़ा होगा, डस्ट झाड़ा होगा, स्नो का डस्ट, तो मेरे मुंह पे टपक के गिरा। बस इतनी सी छोटी चीज हुई है, उसी में स्पीकर का मूड अच्छा हो गया। राइट, तो यूजुअली क्या होता है ना बच्चों, कभी कभी हम भी बहुत सैड होते हैं, लेकिन किसी का छोटा सा एक एक्शन हमें थोड़ा हैप्पी कर देता है, हमारे मूड को चेंज कर देता है, नेगेटिव से पॉजिटिव कर देता है। राइट, यही होता है ऑब्वियसली। राइट, यही होता है, छोटी छोटी सीन्स हमारे डे टू डे लाइफ में, अगर हमारा दिन अच्छा नहीं जाता है तो एट द एंड ऑफ द डे कुछ ऐसा मतलब होता है हमारे साथ कि थोड़ा सा मूड हमारा चेंज हो जाता है। अब जैसे मेरा पूरा दिन अगर अच्छा नहीं जा रहा है, कुछ भी रीजन हो सकता है, अच्छा नहीं जा रहा है, एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं घर भी जाती हूँ रात में तो मम्मी शायद से मेरे लिए अच्छा खाना बना दी होगी, बस वो खाना देखकर ही मैं खुश हो गई कि अच्छा मेरा तो फेवरेट खाना बना है, मैं खुश हो गई। बस ये बहुत सिंपल सी एंड छोटी छोटी चीज है, ये हमें एक बहुत अच्छी चीज सिखाती है कि कभी कभी छोटी छोटी चीजें से भी हम खुश हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि खुश होने के लिए हमें बड़ी चीजें चाहिए होंगी, बड़ा सब कुछ चाहिए होगा, नहीं, सच नहीं है। कभी कभी अगर हम बहुत ज्यादा एडजस्ट करते हैं ना किसी चीज के लिए, तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे साथ कुछ तो अच्छा होता है, ठीक है, जिससे हमारा पूरा मूड चेंज हो जाता है। फिर हमें याद आता है अरे मैं तो नाराज थी, अरे मैं तो गुस्सा थी, अरे मैं तो उदास थी, है ना। कभी कभार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। राइट, अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं तो ये पोम जो है बहुत ही सुंदर सा पोम है, बहुत अच्छा पोएम है, बट ये पोम से और क्या क्या रिलेट करता है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि कभी कभी हम छोटी छोटी चीजों से भी खुश हो सकते हैं, तो ये पोम हमें क्या बताती है, दूसरी चीज कि वी फाइंड जॉय इन स्मॉल थिंग्स, वी फाइंड जॉय इन स्मॉल थिंग्स। राइट, हमें छोटी छोटी चीजों से भी खुशी मिलती है, ठीक है। और क्या बता रही है, हमें बता रही है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, नेचर को कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक्चुअली में क्या हुआ कि जो स्पीकर था वो नेचर से ही खुश हुआ था, उसको कोई ह्यूमन सेटिस्फाई करने नहीं आया था, ठीक है। वो नेचर से ही खुश हुआ था, वो चल रहा था, बर्फबारी हो रही थी वहां, वो हेमलॉक ट्री से गुजर रहा था, उसने ऊपर क्या देखा, उसने ऊपर एक कौवे को देखा
जो बैठ के अपना डस्ट झाड़ रहा था स्नो का। नॉर्मल यही सीन, इससे ज्यादा कुछ नहीं था, ये बहुत छोटा सा एक सीन है ना। तो कैसे नेचर का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और वो नेचर ही कभी कभी हमें हैप्पी मूड दे सकता है, राइट। तो दूसरा पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, अप्रिशिएटिंग नेचर। दूसरा पॉइंट हो सकता है हमारा, मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब हो रखी है बट कोई बात नहीं, दूसरा पॉइंट हो सकता है हमारा अप्रिशिएटिंग नेचर। अप्रिशिएटिंग नेचर, राइट। तो बहुत छोटी छोटी चीजें जो हम इस पोम से सीखते हैं, है ना, बहुत छोटी छोटी चीजें है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। इसमें समरी आपको एक ही साथ मिल गई, मैंने बस ये पोम आपको पढ़ाया, लाइन बाय लाइन का एक्सप्लेन बताया, बस यही आपकी समरी है। अगर आपको इसको और इलैबोरेट करना है तो आप एक्स्ट्रा लाइंस जोड़ सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि कैसे पोम हमें बता रहा है, कैसे स्पीकर हमें सिखा रहा है कि हमें कैसे नेचर को अप्रिशिएट करना चाहिए, कैसे छोटे छोटे चीजें हमें खुशी मिलती है। ये कुछ एक्स्ट्रा लाइंस है जो आप ऐड कर सकते हो। और जो मैंने पहले आपको बताया था कि यूजुअली क्या होता है, हेमलॉक ट्री और एक क्रो को अगर साथ लेते तो वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देते, लेकिन यहाँ पे स्पीकर ने उसका बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पे बताया, राइट। आप ये लाइंस भी ऐड कर सकते हो, ऑलराइट। लेकिन आप बने रहिएगा इस वीडियो में, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम डेली बेसिस पे चैप्टर्स एंड पोम्स लाते रहेंगे। अब शुष्का मैम आपके पास आएंगी और वो आपको इस पोम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स कैसे फॉर्म करते हैं उसके बारे में आपको बताएंगी। तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आपको जो भी ऑथर या जो भी पोएट्स पसंद है, अगर आपको उनके बारे में कुछ जानना है एक्स्ट्रा और आप चाहते हो कि हम उस पे भी वीडियो बनाए तो कमेंट करना मत भूलना। तो जैसा कि आपने पोम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में सब कुछ जान ही लिया होगा कि उस पोम में क्या है और क्या नहीं है, और बहुत अच्छी पोम आपको लगी होगी और आप कभी नहीं भूलने वाले होंगे उस पोम को। तो मैं आपको क्या देने वाली हूँ, मैं भी उसके कुछ पॉइंट्स देने वाली हूँ, उस पोम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देने वाली हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है। क्या क्यों याद रखना है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में कोई भी इस पोम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो इन्हीं पॉइंट्स में से आपको कुछ भी लिख देना है। उसमें से जो क्वेश्चन पूछा होगा इनमें से इन पॉइंट्स को लर्न करके इनमें से सोच कर कि इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है आपको लिख देना। इससे इन पॉइंट से बाहर कुछ नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, मैं आपको डेफिनेटली बता दूं 100% इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो इन्हीं से रिलेटेड आएगा। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे देती हूँ, पहले समझा देती हूँ कि इन पॉइंट्स में है क्या, और ये आंसर टिप्स भी है। आंसर टिप्स आप इससे, अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है इस पोएम से रिलेटेड तो आप इनमें से कुछ भी उठाकर लिख सकते हैं। ये आंसर टिप्स है, मतलब कुछ भी पूछा है पोएम के बारे में तो आप इनमें से कोई सा भी पॉइंट लिख सकते हैं। तो क्या है, सेटिंग मूड एट स्टार्ट कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो राइटर थे, जो स्पीकर थे, उनका मूड शुरू में क्या था। The speaker is in a gloomy, regretful mood. मैंने gloomy और regretful mood को इसलिए अंडरलाइन किया है क्योंकि ये की पॉइंट्स है। अगर आप सिर्फ ये भी याद रखते हो तो सेंटेंस आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन ये वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वर्ड्स एग्जाम में लिखते हो तो एग्जामिनर जो चेकर होता है उन पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। वो सोचते हैं कि हाँ बच्चे ने हर मतलब चैप्टर या पोम को लर्न करके आया। तो आपको इन वर्ड्स, इन ये कीवर्ड्स है, इन वर्ड्स को आपको जरूर याद करना है। तो क्या है, स्पीकर इज इन अ ग्लूमी रिग्रेटफुल मूड। जो स्पीकर था वो ग्लूमी कैसे मूड में था, ग्लूमी और रिग्रेटफुल मूड में था। पॉसिबली स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, जो कि हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। और क्या होता है, व्हाट हैपेंस, अ क्रो पर्च ऑन दैट हेमलॉक ट्री शेक्स टाइनी स्नो पार्टिकल्स। ये वर्ड भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत यूजफुल वर्ड है। ये वर्ड आपको जरूर याद रखना है क्योंकि ये भी एक कीवर्ड है आपके पोम के लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको भी डाल सकते हैं, इसको भी अपने आंसर के लिए यूज कर सकते हैं। टाइनी स्नो पार्टिकल्स का मतलब होता है डस्ट ऑफ स्नो। जो डस्ट ऑफ स्नो है ना, जो राइटर ने डस्ट ऑफ स्नो किसको कहा है, टाइनी स्नो पार्टिकल्स को कहा है ना। आपने ये जान ही लिया होगा बारबी मैम से कि जो डस्ट ऑफ स्नो को क्या कहा है, टाइनी स्नो पार्टिकल्स कहा है। तो ये वर्ड आपको याद रखना है। अगर आपको आंसर लिखना, कोई भी
आंसर लिखना है तो आप अपने आंसर में ये लिख सकते हो। अगर जैसे कि आंसर पूछा है कि व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, तो आप लिख सकते हो डस्ट ऑफ स्नो इज अ टाइनी स्नो पार्टिकल्स। करेक्ट है। आगे इम्पैक्ट ऑन मूड, तो इससे जब क्रो अपने हैमलॉक ट्री पर जो बर्फ गिरी होती है उसको शुक करता है अपने विंग्स से, तो क्या होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मूड पर। द डस्ट ऑफ स्नो लिफ्ट्स हिज स्पिरिट, मतलब उसकी स्पिरिट को छू जाती है। वो जो स्पीकर है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जो राइटर है, उनकी स्पिरिट को छू जाती है वो। तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है, लिफ्ट्स हिज स्पिरिट। करेक्ट है। ये आपके आंसर, आप जब आप आंसर लिखोगे तो ये बहुत अच्छे वर्ड्स लेंगे, और इन वर्ड्स को जब आप एग्जाम में इन वर्ड्स को यूज करो तो अंडरलाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो चेकर होंगे उनका ध्यान डायरेक्ट इन्हीं वर्ड्स पे जाएगा, तो वो अच्छे से मार्किंग कर सकते हैं। आगे है गिविंग हिज हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, और जो कि उनके मूड को चेंज कर देता है। एंड सेविंग सम पार्ट ऑफ अ डे ही हैड ड्यूड, और जो दिन वो अपना बर्बाद करने वाले थे वो बचा लेता है वो। आगे है सिंबल्स एंड आयरनी, इसमें सिंबल हैमलॉक कैसा होता है, हैमलॉक ट्री कैसा होता है, पॉइजनस होता है। ये वर्ड भी आपको याद रखना है, पॉइजनस होता है। एंड क्रो ऑफन सिग्नल्स डूम का ही मतलब होता है अंत, मतलब क्रो को भी माना जाता है कि ये अंत के लिए है, मतलब ये भी बहुत नेगेटिव है, क्रो भी नेगेटिव माना जाता है। Yet surprisingly both show a positive change, लेकिन फिर भी पोम में जो ये हैमलॉक ट्री और क्रो नेगेटिविटी को शो करने के बाद भी पॉजिटिव चेंज दिखाते हैं। आगे थीम और मैसेज क्या है इस पोम, नेचर्स हीलिंग पावर, मतलब नेचर हमारे वाउंड्स को हील कर लेती है, मतलब हमारे कुछ भी दर्द होता है तो नेचर हमें हील कर लेती है। जैसे कि स्मॉल एक्ट्स इन नेचर कैन ब्राइटन बैड मूड, ये वर्ड आपको याद रखना है। ब्राइटन, कुछ याद रखो या ना रखो, पूरा सेंटेंस याद रखो या ना रखो, अगर आप पॉइंट्स भी बनाते हो ब्राइटन बैड मूड तो भी बहुत अच्छा आंसर बन सकता है। ब्राइटन बैड मूड मतलब बैड मूड को भी ब्राइटन कर देता है। प्रिवेंट अस फ्रॉम वेस्टिंग टाइम, और हमें अपना टाइम वेस्ट करने से रोकता है। और सेकंड मैसेज है अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिविटी, अ क्रो एंड अ पॉइजनस ट्री यूजुअली सीन एज नेगेटिव। आपको ये भी याद रखना है, जो क्रो है और पॉइजनस ट्री कौन सा है, हैमलॉक, वो नेगेटिविटी को शो करते हैं, नेगेटिविटी से देखा जाता है ना उनको, नेगेटिविटी शो करता है। ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज, लेकिन फिर भी वो एक पॉजिटिव चेंज लेकर आते हैं राइटर के मूड में। आगे बढ़ते हैं, अब आ गए हमारे क्वेश्चंस। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे तो जितने अभी मैंने उससे पहले आपको इन क्वेश्चन से पहले आपको जो पॉइंट्स दिए उन पॉइंट्स में से ही ये आंसर दिए गए हैं, बिल्कुल बहुत ही, तो इसलिए कह रही हूँ वो पॉइंट्स जरूर याद कर लेना, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उन्हीं पॉइंट्स में से लिख सकते हो। वो पॉइंट बहुत इजी है और आप लर्न करने में भी बहुत ही इजी है आपके लिए, तो आप अच्छे से याद कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन आए आप उसमें आसानी से लिख सकते हो। तो क्वेश्चन हमारे क्या है, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, अभी मैंने आपको बताया था, ये था ना अभी जो मैंने आपको की पॉइंट्स दिए थे और आंसर टिप्स दी थी, उसमें ये था व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, या अगर दूसरा क्वेश्चन आए व्हाट डज द पोएट कॉल इट, व्हाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो, पोएट इसको डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहता है। अगर कोई दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, तो आप ये आंसर लिख सकते हो। ये आंसर मैंने उसी की पॉइंट्स में से ही दिया है, आंसर टिप्स में से ही दिया है, तो आप अगर उनको अच्छे से याद करते हैं तो आपके लिए आंसर लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। इसीलिए मैंने वो आंसर टिप की पॉइंट्स मैंने बहुत इजी वे से बनाए हैं ताकि आपको लर्न करने में परेशानी ना हो। तो आंसर क्या है, द वर्ड डस्ट सजेस्ट समथिंग वेरी स्मॉल, जो वर्ड डस्ट है वो बहुत स्मॉल, जो वर्ड डस्ट है वो कुछ छोटा सा शो करता है। लाइट डस्ट तो आप जानती होंगे, वो बिल्कुल छोटी होती है, बिल्कुल छोटी दिखती भी नहीं है डस्ट तो, और बिल्कुल लाइट होती है ना, डेलिकेट होती है। जस्ट लाइक द फाइन स्नो फ्लेक्स दैट फॉल फ्रॉम द हैमलॉक ट्री, किसकी तरह होती है, स्नो की तरह। स्नो भी स्मॉल होती है, लाइट होती है, डेलिकेट भी होती है। स्नो स्मॉल होती है, लाइट होती है, डेलिकेट भी होती है, इसलिए जो पोएट ने डस्ट ऑफ स्नो को डस्ट क्यों कहा है, स्नो को डस्ट क्यों कहा है, क्योंकि वो भी डस्ट की तरह बिल्कुल स्मॉल थी, लाइट थी, डेलिकेट थी। इट इज नॉट अ हैवी स्नोफॉल बट एन ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल डस्टिंग, वो बिल्कुल कुछ भी हैवी स्नोफॉल नहीं हुई थी, बिल्कुल हल्की हल्की स्नोफॉल हुई थी, इसलिए वो डस्ट से हम इसलिए राइटर उसको डस्ट से कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पोएट्स मूड, मतलब पोएट का मूड कैसा था। द पोएट वाज अभी आपने फर्स्ट टिप में ही पढ़ा होगा कि पोएट स्पीकर वाज इन अ ग्लूमी एंड रिग्रेटफुल मूड, है ना, पढ़ा था ना, इसलिए कह रही हूँ उन टिप्स को जरूर याद कर लेना, उन मेन पॉइंट्स को जरूर याद कर लेना, बहुत अच्छे हैं वो और बहुत ही इजी है, तो जरूर याद कर लेना। द
पोएट वॉज इन अ ग्लूमी, देखो ग्लूमी, डिप्रेस्ड एंड रिग्रेटफुल मूड, ये भी आपने पहले ही पढ़ा ना, तो आगे चलते हैं। वट वॉज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, मतलब वो जब डस्ट ऑफ स्नो गिरी थी पोएट पर तो उनका उससे क्या इफेक्ट पड़ा था, क्या इम्पैक्ट हुआ था राइटर पर। तो आंसर देखते हैं। द स्नो डस्ट लिफ्ट्स हिज स्पिरिट, ये भी वर्ड मैंने आपको बोला था, लिफ्ट्स हिज स्पिरिट, मतलब उसकी स्पिरिट को छू जाती है, राइटर की स्पिरिट को छू जाती है। गिविंग हिज हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, और उनके मूड को चेंज कर देती है। एंड सेविंग सम पार्ट ऑफ अ डे ही हैड ड्यूड, क्योंकि वो जो डस्ट ऑफ स्नो थी उन्होंने उनके पूरे दिन को वेस्ट होने से बचा लिया था, है ना। तो ये बिल्कुल, ये सारे कीवर्ड्स मैंने अभी आपको अंडरलाइन करके दिए थे कि ये जरूर याद कर लेना। देखो आंसर में भी वही है, कोई भी क्वेश्चन ले लोगे, कोई भी क्वेश्चन के आंसर आप देख लोगे सामने, तो उन्हीं मेन पॉइंट्स में से मैंने दिए हैं। तो ऐसे ही अगर कोई भी क्वेश्चन आए, इस पोएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो आपको इन्हीं मेन पॉइंट्स को अटैच करके लिख देना है। इन्हीं आगे है, व्हाट डज द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम से क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। तो आप इस क्वेश्चन में अपने जो मैंने अभी की पॉइंट्स दिए थे उसमें से आप थीम एंड मैसेज वाला पॉइंट देखना, उसमें से आप उठा के लिख सकते हो। जैसे कि मैंने वहीं से लिखा है, नेचर्स हीलिंग पावर का कन्वे करते हैं मैसेज, और है अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिविटी, और पॉजिटिविटी का मैसेज कन्वे करते हैं, मतलब कैसे है, स्मॉल एक्ट्स इन अ नेचर कैन ब्राइटन बैड मूड्स, मैंने बोला था आपको ब्राइटन बैड मूड्स, ये वर्ड लर्न कर लेना, क्योंकि नेचर हमारे मूड को चेंज कर देता है, ब्राइटन कर देता है। अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिविटी मतलब अ क्रो एंड अ पॉइजनस ट्री कौन सा, हेमलॉक ट्री, जो कि नेगेटिविटी को शो करता है, लेकिन उन्होंने पोएट का मूड चेंज कर दिया था, बिल्कुल पॉजिटिव कर दिया था। तो सेम उन्हीं पॉइंट्स में से दे रखा है, आप नोट करोगे कि हाँ उसी में से दे रखा है। इसीलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो शोज दैट ह्यूमन जजमेंट कैन बी मिसलीडिंग, हाउ, जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो उसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जो इंसान होते हैं, जो उनके जजमेंट होते हैं वो गलत भी हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, फॉर्म के हिसाब से बताना। तो आप इसमें भी वही बता सकते हो कि आप इसमें पूरी सारे मेन पॉइंट्स लिख सकते हो। जैसे कि कोर्ट एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था, और हेमलॉक ट्री भी नेगेटिविटी को शो करता है और क्रो भी नेगेटिविटी को शो करता है, लेकिन जब क्रो अपने विंग्स को शो करता है तो डस्ट ऑफ स्नो उस पर गिरती है तो उसका मूड चेंज हो जाता है। तो इससे क्या होता है, लेकिन फिर भी इंसान जो होते हैं, ह्यूमन जो होते हैं, वो क्रो और हेमलॉक ट्री को नेगेटिव वे से देखते हैं, क्रो को भी बहुत नेगेटिव वे से देखते हैं। अगर कभी भी देखा होगा कि अगर आपकी छत पर, आपकी रूफ पर क्रो आने लगते हैं तो सब उसको भगाने लगते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये बहुत अशुभ है, हमारे लिए ठीक नहीं है, बहुत बुरा मानते हैं। लेकिन आपने इस पोएम में देखा कि क्रो राइटर का मूड चेंज कर देता है, पॉजिटिव बनाता है, नेगेटिव होने के बाद भी वो पॉजिटिविटी को शो करता है, मतलब वो पोएट के मूड को चेंज करने में हेल्प करता है। सो आपको वही लिखना है बस। आप अगर पूरी समरी भी लिख दोगे, जितने भी मेन पॉइंट्स बताए मैंने वो भी लिख दोगे, तो भी ये आंसर करेक्ट होगा, 100% करेक्ट होगा। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें आंसर। द पोएट यूजेस द एक्चुअली ड्रेडेड क्रो एंड अ पॉइजनस हेमलॉक ट्री, बोथ सिंबल्स ऑफ ग्लूम। जो क्रो और पॉइजनस ट्री हेमलॉक है वो ग्लूम को शो करता है, सिंबलाइजेस ग्लूम, टू सेव हिज मूड व्हेन स्नो फॉल्स फ्रॉम देम। जो राइटर है उन्होंने क्रो और हेमलॉक ट्री को चूज किया है, किस लिए चूज किया है, टू सेव हिज मूड व्हेन स्नो फॉल्स, कि उनका मूड वो चेंज कर देते हैं, नेगेटिव होने के बाद भी वो उनका मूड चेंज कर देते हैं। दिस शोज आर नेगेटिव जजमेंट अबाउट पीपल, और यही हमारी नेगेटिव जजमेंट को शो करते हैं पीपल के लिए या किसी भी एनिमल, बर्ड्स के लिए, थिंग्स के लिए, कैन बी रॉन्ग, जो कि गलत है। समटाइम्स दे ब्रिंग अनएक्सपेक्टेड गुडनेस, लेकिन ये फिर भी ये नेगेटिव चीजें, हेमलॉक ट्री, क्रो और भी चीजें होती है जो जिसको हम नेगेटिव मानते हैं, लेकिन वो हमारी लाइफ के लिए गुडनेस, अनएक्सपेक्टेड गुडनेस होती है। हाँ ना, इजी क्वेश्चन। अगर आप बस क्वेश्चन समझना है आपको कि क्वेश्चन क्या दे रखा है, नहीं भी समझ आ रहा, पता चल जाए कि हाँ ये डस्ट ऑफ स्नो में से, इस पोएम से, इस चैप्टर से, तो जितना भी उस पोएम से आता है, जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स दिए, की पॉइंट्स दिए, वो सारा उतार के आ जाओ, तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए। करेक्ट है, क्योंकि वो सारे जो पॉइंट्स है वो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल शॉर्ट है, तो आप लिख कर भी आ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्मॉल थिंग्स इन लाइफ मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस इन आवर लाइफ। स्मॉल थिंग मतलब छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस कर देती है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस कर देती है। इलेबोरेट विद रेफरेंस टू द पोएम
डस्ट ऑफ स्नो। अब आपको क्या करना है, इलेबोरेट करना है, डस्ट ऑफ स्नो पोम से ही करना है, मतलब आपको स्पष्ट करना है कि कैसे करती है, कैसी छोटी छोटी चीजें हमारे सिग्निफिकेंट चेंजेस लाती है हमारी लाइफ में। तो आपको बस वही बताना है। सेम क्वेश्चन समझ लो, पूरी समरी लिख सकते हो, पूरे मेन पॉइंट्स लिख सकते हो आप। आंसर देख लेते हैं। इन डस्ट ऑफ स्नो अ टाइनी मूवमेंट इन नेचर, अ क्रो शेकिंग अ लिटिल स्नो onto the pot। डस्ट ऑफ स्नो में क्या करता है, अ टाइनी मूवमेंट इन नेचर, एक छोटा सा मूवमेंट है नेचर का। अ क्रो शेकिंग अ लिटिल स्नो onto the pot, और जो क्रो होता है वो पोट पे शेकिंग कर, वो डस्ट, वो अपने पंख हिलाकर वो शेकिंग कर कर कुछ डस्ट ऑफ स्नो गिरा देता है पोट पर। कंप्लीटली लिफ्ट्स हिज मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे। और वो बिल्कुल, मतलब ये बिल्कुल छोटा सा सीन है, लेकिन फिर भी जब वो बर्फ गिरती है तो पोट का मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है ना। और वो डस्ट ऑफ स्नो उसका मूड चेंज कर देती है और उनका पूरा दिन वेस्ट होने से बचा लेती है। He had regretted. This shows that even the, और यही चीज दिखाती है that even the smallest things, मतलब छोटी सी छोटी चीजें and events can create significant positive changes। हमारी लाइफ में सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंजेस क्रिएट कर सकती है ये छोटी सी छोटी चीजें। तो यही क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे भी क्वेश्चन थे। अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो बस आपको उसकी जो अभी मैंने आपको की पॉइंट्स दिए वही याद रखना है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बहुत आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आपको कुछ आंसर लिखना नहीं आता है, आपको सेंटेंस बनाने नहीं आता है, बस आप उन की पॉइंट्स को, जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन करके दिए थे, वो भी लर्न कर लोगे, वो भी अपने आंसर में लिख दोगे तो आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। करेक्ट है? तो इन की पॉइंट्स को लर्न करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। अगर आप और भी वीडियोस चाहते हो कि अब हमें अपने एग्जाम में अच्छी स्कोरिंग करनी है तो रोज वीडियो देखेंगे और हर एक वीडियो को शेयर भी करेंगे ताकि आपके फ्रेंड्स भी हर चैप्टर को इजीएस्ट वे से समझ सके। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।